हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली प्राइम सीरीज का ये लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम इस वीडियो में टैली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होती हैं और किस तरीके से हम ये रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। वैसे तो हमें पता है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं वो टैली खुद बना करके देता है। हम टैली में सिर्फ अपनी एंट्री यानी ट्रांजेक्शन्स जो है वो उनकी वाउचर एंट्री, जनरल एंट्री करते हैं और टैली हमें रिपोर्ट्स जो कि ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैश बुक, ये सभी प्रकार की रिपोर्ट टैली खुद जनरेट करता है। हमें बनानी नहीं पड़ती है रिपोर्ट्स। लेकिन फिर भी अगर हमें ये जानना हो कि ये सभी तरह की रिपोर्ट्स जो है वो अगर हमें मैन्युअली बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है और किस तरीके से हम मैन्युअली बना सकते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश बुक के बारे में, और एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या, ये सब पूरा समझने वाले हैं। बाकी हमने जो है पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2 जो है वो हमने सॉल्व कर ली थी। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये एक्सरसाइज 2 में आप टोटल जो है वो 13 क्वेश्चन देखेंगे। ये हमने सभी सॉल्व भी कर लिए थे, आपको सॉल्व करना भी बताया था कि किस तरीके से जो है सॉल्व करना है, और फेयर करने के लिए भी हमने आपको बताया था। हमने यहाँ पर देखिए फेयर कर लिया है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन को एक पेज में फेयर कर लिया इस तरीके से, डेबिट, क्रेडिट, लेजेंडर, वाउचर, और इन्हीं क्वेश्चन का यूज करके अभी हम थोड़ी देर में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन की मदद से हम मानेंगे कि ये हमारे क्या है, बिजनेस की एंट्री है, और अब यहाँ पर अगर हमें इसके रिपोर्ट्स बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली है क्या और इसमें आता क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली हमें दो तरह की रिपोर्ट देखने को मिलती है, एक बैलेंस शीट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा तीसरी एक और रिपोर्ट होती है ट्रायल बैलेंस, लेकिन इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट होती है बिजनेस की, वो होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक बिजनेस की फाइनल रिपोर्ट होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड फाइनल रिपोर्ट, क्योंकि बैलेंस शीट से ही हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि बिजनेस में कितनी असेट है यानी कितनी संपत्ति है अलग अलग टाइप की, और उसमें कितनी लायबिलिटी है बिजनेस की, यानी बिजनेस की कितनी लायबिलिटी है, कितनी उसकी असेट है यानी संपत्ति है, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है और यही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और इसके लिए हमें सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम की जरूरत होती है। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साइड में हमारा एक्सपेंसेस होता है और दूसरी साइड में हमारी क्या होती है, इनकम। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, जो बचता है वही हमारा होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। अब ये पता कैसे लगा कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस, तो अगर एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा है तो हमारा जाहिर सी बात है कि लॉस ही होने वाला है, और अगर हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना काफ़ी ईजी है। हमें यहाँ पर थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में समझना है अच्छे से। बैलेंस शीट में यहाँ पर हमने देखा कि असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये तीन चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बट एक्चुअली जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस शीट में दो साइडें होती हैं, एक होता है असेट और दूसरा होता है लायबिलिटी। ठीक है, असेट में कई अलग अलग टाइप की असेट होती हैं, जैसे हमारी इसमें आ जाएगी फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। ठीक है, ये सब असेट्स ही तो हैं, हमने पढ़ रखी हैं। तो यहाँ पर असेट्स और जितनी भी असेट्स हैं ये असेट साइड में आ जाएंगी। लायबिलिटी में हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल, लोन्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, यानी जितनी भी लायबिलिटी हैं वो लायबिलिटी साइड में आ जाएंगी। क्लियर है? आपको ये तो पता ही है कि बिजनेस में यानी कि मेनली क्या है, 4 ही पॉइंट हैं, एक असेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा एक्सपेंसेस और चौथा इनकम। बस यही 4 चीज़ें तो पूरा घूमती रहती हैं पूरी टैली में, तो बस वही चीज़ें हैं। तो जब हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो बैलेंस शीट में दो साइडें, असेट, लायबिलिटी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एक साइड में एक्सपेंस है और दूसरी साइड में इनकम होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक बेसिक स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस, इनकम, परचेजेस, सेल, ठीक है, असेट, लायबिलिटी, इन सब के बारे में पता चलता है डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर या फिर ईयरली बेसिस पर। जिस तरीके से हम बनाएंगे या जिस तरीके से टैली में डेट चेंज करके रिपोर्ट को चेक करेंगे, ये हमें उसी तरीके से रिपोर्ट्स दिखाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आमतौर पर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश बुक, बैंक बुक, स्टॉक समरी एंड स्टेचुटरी रिपोर्ट का मतलब होता है ये टैक्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, जैसे जीएसटी वगैरह की अगर रिपोर्ट देखनी है तो वो स्टेचुटरी रिपोर्ट्स कहलाती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो शामिल होती हैं, और टैली में एंट्री करने के बाद ये सभी प्रकार की रिपोर्ट्स टैली खुद ही कैलकुलेट करता है, हमें बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ये ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टॉक समरी, कैश बुक, बैंक बुक, ये सब ऑटोमेटिकली जो है वो टैली बना देता है, हमने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल लेवल पर बात करें तो ये सारी रिपोर्ट्स हमें नहीं बनानी होती, फिर भी यहाँ पर हम समझ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो कैसे
होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की, क्योंकि हमें देखिए अगर रिपोर्ट्स बनानी है तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ही बनाना होता है और उसी ट्रायल बैलेंस से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और फिर हमारी बैलेंस शीट बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो पता चल गया कि इससे हमें सिर्फ एक्सपेंसेस या फिर इनकम का पता चलता है और इसमें 2 कॉलम होते हैं। और बैलेंस शीट भी हमें पता चल गई कि बैलेंस शीट में एक साइड में एसेट और दूसरी साइड में लायबिलिटी होती है, ठीक है। और इससे हमें बिजनेस में एग्जैक्ट कितनी एसेट है या एग्जैक्ट कितनी लायबिलिटी है ये पता चलता है। फिर ये ट्रायल बैलेंस की हमें क्या ज़रूरत, देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जितने भी अकाउंट होते हैं वो सभी एक जगह आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस में सभी लेजर अकाउंट क्या होता है, आपको पता है कि जो हमने 13 क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 2 सॉल्व की है उसमें जितने भी लेजर बनाए गए वो सब लेजर अकाउंट है। और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि लेजर अकाउंट को कैलकुलेट करके उनके बैलेंस के साथ में लिखा जाता है, जिसमें 3 कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर और दूसरा होता है डेबिट या फिर क्रेडिट। पर्टिकुलर यानी अकाउंट का नाम और उसका अमाउंट जो है वो डेबिट में है या फिर क्रेडिट में है, ठीक है। ये हमें सिर्फ एक जगह इकट्ठा करना होता है, बस और कुछ नहीं। बात समझ पा रहे होंगे, अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक में कुछ नहीं होता, इससे हमें ये पता चलता है कि बिजनेस का कैश फ्लो कितना है, यानी कि एक महीने में कितना पैसा बिजनेस में आया है कैश और कितना गया है, बस यही पता करना होता है। और इसमें जो है बेसिकली एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, यानी डेबिट कैश क्रेडिट कैश। ये कैसे, आपको पता है कि बिजनेस में जो एंट्री हम कर रहे थे ट्रांजैक्शन, उसमें अगर डेबिट में कैश था, कैश क्या था, डेबिट में, इसका मतलब वो बिजनेस में आया था, और अगर कैश क्या था, क्रेडिट, तो इसका मतलब वो पैसा बिजनेस से गया था। ये आपको अच्छे से पता है। तो अगर आपको ये देखना हो कि एक महीने में कितना पैसा आया, तो जितनी बार भी कैश डेबिट हुआ है उसको आप अलग नोट कर लीजिए, एक साथ पता चल जाएगा। और जितनी बार कैश गया है बिजनेस से उसको अलग नोट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि एक महीने में कितना कैश गया है। और अगर आपको ये पता करना हो कि कितना बचा, तो आपको पता चल गया होगा। हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का अलग जोड़ लेंगे और क्रेडिट साइड का अलग जोड़ लेंगे, और फिर इसमें से डेबिट से क्रेडिट को माइनस कर देंगे और बचा हुआ कैश हमें पता चल जाएगा। इसी तरीके से सेम कहानी बैंक बुक की होती है। बैंक में भी जितना पैसा आपने जमा किया है अलग नोट कीजिए, जमा करोगे तो वो डेबिट होगा और बैंक से निकालोगे तो वो क्रेडिट होगा। और यहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग नोट करना है और फिर उसके बाद जोड़ने के बाद डेबिट से क्रेडिट को माइनस कर देना है, पता चल जाएगा कि बैंक में कितना पैसा जमा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैश अगर हमें पता करना हो तो सीधा हम हमारे पास बिजनेस में जितना कैश अवेलेबल है उसको हम काउंट कर लें, पता चल जाएगा कितना कैश है। नहीं, हमें काउंट भी करना है और हमें रिपोर्ट भी, मतलब रिपोर्ट में भी देखना है। ये नहीं कि हमारे पास बिजनेस में जो है उसमें 10,000 रुपये रखा है कैश, तो 10,000 रुपये होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई कैश लेके गया हो, कोई एंट्री आपने ना की हो। तो कुल मिलाकर के जो फिजिकली हमारे पास अवेलेबल है हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, जो रिपोर्ट्स हमारी कहेगी वो हम मानेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बैंक में भी क्या होता है कि आप सोचेंगे कि बैंक अकाउंट मतलब ओपन करें और उसमें चेक कर लें कि कितना बैलेंस है, तो वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें रिपोर्ट्स भी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई, कैश बुक और बैंक बुक बनाना ईजी है। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस देखिए 2 तरीके से बनाया जाता है, एक होता है लेजर वाइज और दूसरा होता है ग्रुप वाइज। अब ये लेजर वाइज एंड ग्रुप वाइज होता क्या है समझ लीजिए, दोनों तरह के ट्रायल बैलेंस को हम बनाना देखेंगे। तो यहाँ पर अगर लेजर वाइज की बात करें तो इसमें देखिए बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, एक साइड में पर्टिकुलर्स यानी कि अकाउंट के नाम और फिर यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस है किसका, जो हमने पीछे 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी का प्रैक्टिकल ट्रायल बैलेंस है। वही एंट्री अगर आप टैली में करेंगे तो इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस जो है वो बन के आएगा आपके सामने। अब ये ट्रायल बैलेंस बना कैसे, इसमें देखिए आपको पता है कि यहाँ पर कैश, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बैंक, मोबाइल फ़ोन, ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि नहीं, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब वही लेजर अकाउंट के सारे यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। यानी कैश लेजर आया था, है लिखा हुआ है, कंप्यूटर भी आया था, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बैंक, मोबाइल फ़ोन, मिस्टर वर्मा ऑफिस शेयर खरीदी थी, ऑफिस टेबल खरीदा था, ठीक है। जो देखिए 13 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, तभी यहाँ पर आप जो है ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये जो 13 क्वेश्चन है, किसी भी बिजनेस में एक महीने में 13 क्वेश्चन यानी 13 एंट्री नहीं होती, इससे ज़्यादा होती हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि नॉर्मली आपको ये ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं पड़ता, ठीक है, बनाना नहीं होता है। फिर भी यहाँ पर सभी लेजर अकाउंट एक साइड में लिखे हैं और उनका जो बैलेंस है अगर वो डेबिट में है तो डेबिट में लिखा है, अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे मिस्टर वर्मा कौन है, ये कैपिटल अकाउंट है। जब बिजनेस स्टार्ट किया गया था तो ये क्रेडिट थे और इनका अमाउंट 3 लाख रुपए क्रेडिट था, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका अमाउंट क्रेडिट में लिखा
लिखा है। बाकी जितने भी अमाउंट है वो सारे के सारे डेबिट हैं, क्योंकि कैश हमारा फाइनली जो बचेगा वो डेबिट का बचेगा। कंप्यूटर 18,000 का खरीदा, डेबिट साइड में अमाउंट था, ठीक है। तो बस यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब हम फटाफट चलते हैं एंट्री की तरफ और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाते हैं। तो ये हमने फेयर कर ही लिया था और यहीं से हम ट्रायल बैलेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रायल बैलेंस दो टाइप के होते हैं, एक लेजर वाइज और दूसरा ग्रुप वाइज। यहाँ पर ये वाला जो ट्रायल बैलेंस आप देख पा रहे हैं ये लेजर वाइज है और लेजर वाइज बनाना थोड़ा सा इजी होता है अगर ग्रुप वाइज की बात करें तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो लेजर वाइज ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रुप वाइज बनाते हैं। ग्रुप वाइज बनाने के लिए बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जितनी भी हमारी एंट्री आई हैं, सबसे पहले हमें इसमें यह पता करना है कि कितने इसमें से प्राइमरी ग्रुप यूज़ किए गया। प्राइमरी ग्रुप क्या है आपको अच्छे से पता है, 15 हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं। जैसे भी आपसे पूछे हैं, यहाँ पर चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं, यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। जैसे भी हम पूछे कि मिस्टर वर्मा जो है ये क्या है, ये एक लेजर अकाउंट है और इसका मतलब ये जब हमने लेजर बनाया था तो अंडर ये किसके गए थे, आपको याद है ना, ये किसके अंडर गए थे, कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि ये बिजनेस की पूंजी है। तो एक हमारा ये कैपिटल अकाउंट ग्रुप निकल गया, ध्यान से समझना, कैपिटल अकाउंट निकल गया कि नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कैश। अब यहाँ पर देखिए कैश का लेजर हमने बनाया तो नहीं था, लेकिन फिर भी पहले से बना होता है, अंडर किसके होता है, कैश इन हैंड के। और ये जो कैश इन हैंड है ये एक सेकेंडरी ग्रुप है और इसका प्राइमरी ग्रुप क्या है, करंट असेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप निकल करके आए, एक हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा कौन सा निकला, करंट असेट्स। ध्यान देना, इसको हम अलग नोट कर लेते हैं, आपको भी यही काम करना है, करंट असेट, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कंप्यूटर जो है ये अंडर किसके गया था, फिक्स्ड असेट्स के, और फिक्स्ड असेट्स भी क्या है, ये हमारा एक प्राइमरी ग्रुप है, तो इसको भी हमने अलग नोट कर लिया। फिर उसके बाद देखिए कैश का जो है ये करंट असेट्स होता है, जो कि हमने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो इसे हमें नोट ही नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑफिस टेबल, ऑफिस शेयर, ये किस में गए थे, फिक्स्ड असेट्स में। तो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड असेट्स जो है वो ऑलरेडी लिखा है, कैश करंट असेट्स ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमें बेसिकली इसमें से प्राइमरी ग्रुप जो है वो पता करने हैं कि कितने यूज हुए हैं। टोटल पता है 28 ग्रुप हैं, जिसमें से 15 हमारे प्राइमरी हैं और 13 सेकेंडरी हैं। आपको हमने बताया था कि जरूरी नहीं कि इन सभी ग्रुप का कोई भी बिजनेस यूज करे। तो अभी हमें ये देखना है कि इन 13 क्वेश्चन में कितने प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप यूज किए गए हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अभी तक 3 निकले हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कैश और बैंक है, तो कैश का भी करंट असेट्स होता है प्राइमरी ग्रुप फाइनली, और HDFC बैंक अंडर किसके गया था, बैंक अकाउंट के, और इसका भी प्राइमरी करंट असेट्स ही होता है। तो ये भी यहाँ पर हमने नोट कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा जो है वो क्लियर है। नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो कि एक खर्चा था और इसका अंडर क्या था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये एक प्राइमरी ग्रुप है अपने आप में। तो यहाँ पर ये सीधा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस तरीके से लिख दिया ग्रुप। फिर कैश का तो करंट असेट्स लिख ही चुके हैं, मोबाइल फोन का ये फिक्स्ड असेट्स होगा, लिख चुके हैं। राज टेलीकॉम, देखिए राज टेलीकॉम इंपॉर्टेंट है, राज टेलीकॉम अंडर किसके गए थे, सन्ड्री क्रेडिटर के। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, किस टाइप की, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर एक सेकेंडरी ग्रुप है और इसका प्राइमरी ग्रुप क्या है, हमारा प्राइमरी ग्रुप है इसका करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम करंट लायबिलिटी जो है वो नोट कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर हिंट दे देते हैं, देखिए करंट लायबिलिटी हम नोट तो कर लेंगे, लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि जो राज टेलीकॉम है यहाँ पर भी आए हैं, और ऊपर यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो राज टेलीकॉम एक बार फिर से आए हैं। ये देखिए राज टेलीकॉम क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया गया है, राज टेलीकॉम को 5,000 रुपये दिया गया है। आपको पता है कि राज टेलीकॉम से यहाँ पर हमने क्या किया था, उधार लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में राज टेलीकॉम से मोबाइल फ़ोन हमने उधार लिया था और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इनको पैसा जो है वो चुका दिया। तो कुल मिलाकर के इनका बैलेंस राज टेलीकॉम का 0 होने वाला है फाइनली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उधार लिया, वहाँ पर पेमेंट कर दिया, तो राज टेलीकॉम क्या हो गए, 0। यानी कि कुल मिला के ये मतलब ट्रायल बैलेंस में इनकी एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि ये इनका हमने उधार लिया और बराबर हो गया हिसाब, तो ये ट्रायल बैलेंस में हमें नोट नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए हम चाहें तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी अभी के लिए हटा सकते हैं, क्योंकि ये नहीं रहने वाला है फाइनली ट्रायल बैलेंस में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर फटाफट यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, ध्यान से सारी चीज़ें समझनी है। लास्ट तक आपको पूरी गारंटी के साथ में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना आ जाएगा, वो भी बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है। पेशेंस बनाए रखिए।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में मिस्टर वर्मा ने विड्रॉ किया है बैंक से, तो यहाँ पर बैंक और कैश दोनों के ही प्राइमरी ग्रुप क्या है, करंट असेट्स हैं, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। राज टेलीकॉम तो ये हमने अभी आपको एक्सप्लेन ही कर दिया, कैश का करंट असेट्स है। फिर स्टेशनरी एक्सपेंसेज, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑलरेडी लिखा हुआ है। सुकुन ऑफसेट ये क्या है, ये सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है, ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, और इसका प्राइमरी क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो ये करंट लायबिलिटी देखिए वापस एक बार फिर आ गया। लेकिन नोटिस करेंगे तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 9 में सुकुन ऑफसेट से उधार लिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आई थिंक यहाँ पर पेमेंट भी कर दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए फिर से यहाँ पर पेमेंट कर दिया गया है। तो एक बार फिर से करंट लायबिलिटी जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस हो गया, ठीक है। हाँ, अगर मान लेते हैं कि सुकुन ऑफसेट या किसी से भी हमने उधार लिया होता इस महीने और पेमेंट ना किया होता, तब उस सिचुएशन में जो है करंट लायबिलिटी यानी सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट नोट किया जाता। फिलहाल अभी तो नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टेशनरी हो गया था। रेंट एक्सपेंसेस, तो रेंट एक्सपेंसेस का क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और बैंक का करंट असेट्स लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये इनडायरेक्ट में गया है, ये भी लिखा हुआ है। कैश का करंट असेट्स लिखा है। सुकुन ऑफसेट माइनस ही हो गए, और जो बैंक बचा ये बैंक का करंट असेट्स होता है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में विड्रॉल्स यानी ये कैपिटल अकाउंट है, आपको पता है, इसको आप विड्रॉल्स भी लिख सकते हैं या फिर ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेबिट में है, तो इसका अंडर जो है वो क्या है, कैपिटल अकाउंट, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस हो गया। बैंक तो लिखा ही है। तो कुल मिलाकर के हमें पता चला कि टोटल इसमें कितने ग्रुप निकले, 4, यानी कि इन 13 क्वेश्चन में टोटल 4 प्राइमरी ग्रुप यूज किए गए हैं, बस इतना ही है। अब हमें क्या करना है, इन चारों प्राइमरी ग्रुप को नोट करना है। आप याद रखिए कि ये कौन कौन से थे प्राइमरी ग्रुप। और अब चलते हैं यहाँ पर अपने व्हाइट बोर्ड में, और यहाँ पर फटाफट ट्रायल बैलेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में एक साइड में हमारा क्या होगा, देखिए, पर्टिकुलर या फिर अकाउंट नेम भी कह सकते हैं, अकाउंट नेम, तो ये हमने नोट कर दिया। फिर उसके बाद उन अकाउंट का जो अमाउंट है वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, ये हम अलग नोट कर लेंगे। ये इस तरीके से ये हो गया डेबिट और ये क्रेडिट, और इधर हमारे क्या आ जाएंगे, अकाउंट के नेम, बस इतना ही, ठीक है, हो गया। अब इसमें ट्रायल बैलेंस में एक रूल होता है ग्रुप वाइज जब हम बनाते हैं, कि जितने भी लायबिलिटी हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको नोट्स एक बार दिखाते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक सेकेंड, ये रहे नोट्स। और लायबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कि जो ग्रुप हमारे हैं टोटल 28 में हमने प्राइमरी ग्रुप ही यूज़ किया है। तो इन 15 ग्रुप में नेचर ऑफ ग्रुप इसमें क्या है, लायबिलिटी, असेट्स और यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड इनकम, यानी कि ये 4 मेन हमारे पॉइंट है, 4 मेन हमारे नेचर हैं ग्रुप के। तो इसमें ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले देखिए क्या आता है, लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी से रिलेटेड जितने ग्रुप होते हैं ट्रायल बैलेंस में सबसे टॉप में आते हैं। फिर बीच वाले पोर्शन में हमारा आता है असेट, क्या आता है, असेट। और तीसरे पोर्शन में हमारी आती है इनकम, और चौथे पोर्शन में हमारा आता है एक्सपेंसेस। किसी भी ट्रायल बैलेंस में इस तरीके से रिपोर्ट बनती है, सबसे पहले लायबिलिटी से रिलेटेड सारे ग्रुप, फिर असेट्स, और फिर इनकम, और फिर एक्सपेंसेस, ठीक है, ये टैली का रूल है। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोट करेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट, देखिए ग्रुप यूज हुआ है, और ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है। बिजनेस की लायबिलिटी क्यों होती है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी क्यों है। तो कैपिटल अकाउंट बिजनेस की लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये पूंजी खाता होता है। अगर हम ऑनर को ए मान लें और बिजनेस को यहाँ पर हम बी मान लें, ठीक है, बिजनेस ये बी व्यक्ति है और ये ए व्यक्ति है। आपको पता है ए व्यक्ति जो है ये ऑनर है, जो कि एक नेचुरल पर्सन है, जबकि बी जो है ये हमारा बिजनेस है, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर बी ने क्या किया है, यानी बी जो कि एक बिजनेस है, ऑनर से पैसा लिया है। यही तो हुआ है जब एंट्री हम करेंगे डेबिट में कैश और क्रेडिट में ए, क्योंकि यहाँ पर ये ए बिजनेस के ऑनर है, तो क्रेडिट में ए, यानी कि ये कैपिटल अकाउंट है। तो ये देने वाला हो गया। तो कुल मिलाकर के बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई, क्योंकि बिजनेस ने जो है ये पैसा दूसरे से लिया है, और दूसरे से किससे, ऑनर से ही लिया है, वो अलग बात है। फिर भी यहाँ पर ये लायबिलिटी इसी तरीके से होती है, यही लॉजिक है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी, यानी कि दायित्व होता है, क्योंकि वो बिजनेस के ऑनर का पैसा होता है, जो कि बिजनेस के पास होता है। और ये नॉर्मली जो कैपिटल यानी पूंजी खाता होता है, ये कोई भी बिजनेस का ऑनर डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकता। ये नहीं कि इसमें चलो बिजनेस में 2 लाख रुपए पड़े हैं, लो काम करते हैं 1 लाख रुपए ले लेते हैं और पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लेते हैं। ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिजनेस के ऑनर है, वो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन निकालोगे तो फिर उसकी एंट्री करनी पड़ेगी और आपका कैपिटल यानी जो पूंजी है वो कम पड़ जाएगा, ठीक, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस बात का, कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं।
तो यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट नोट कर लिया। अब हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट में ये जो हमारी एंट्रियां हैं, इसमें कैपिटल अकाउंट की कितनी एंट्री हैं, ध्यान से समझना, 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला मिस्टर वर्मा आए हैं और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 है, जहाँ पर विड्रॉल्स यानी आहरण किया गया, बस 2 ही एंट्रियाँ हैं। तो यहाँ पर हम इसमें लगभग 2 लाइनें छोड़ देंगे ताकि वो चीज़ नोट कर सके। तो यहाँ पर हमने लगभग इतनी जगह छोड़ दी। अब इसके आगे यहाँ पर हम नोट करेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट के बाद हमारा आएगा, देखिए, करंट लायबिलिटी। अब चूंकि करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं, ठीक है, हमारे 4 ग्रुप निकले थे, आपको याद है, एक निकला था कैपिटल अकाउंट, नोट कर लेते हैं। दूसरा क्या निकला था, करंट असेट, और तीसरा क्या था, फिक्स्ड असेट्स, और चौथा क्या था हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस इतने ही 4 प्राइमरी ग्रुप यूज़ किए गए थे। तो इसमें से कैपिटल अकाउंट तो ये लायबिलिटी है, लेकिन करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स ये दोनों क्या हैं, असेट हैं। अब यहाँ पर बारी है असेट नोट करने की, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, लास्ट में एक्सपेंसेस नोट होगा। तो इसमें कैपिटल अकाउंट के बाद हम नोट करते हैं फिक्स्ड असेट, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स ये आ जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद फिक्स्ड असेट्स में देखिए कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन, फर्नीचर, ये कई सारी चीज़ें खरीदी गई थी। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, लगभग 3 से 4 लाइनें छोड़ देनी है। और फिर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, करंट असेट्स, ठीक है, करंट असेट। और करंट असेट्स में क्या आता है, कैश और बैंक, तो इसके लिए भी 2-3 लाइनें छोड़ देंगे। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस इतने ही 4 ग्रुप यहाँ पर हमने नोट कर लिए। अब यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रेडिट में कौन है, मिस्टर वर्मा, ठीक है, पहले क्वेश्चन में, और ये किसके अंडर जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के, और इनका अमाउंट क्रेडिट में है। तो हम फटाफट चलते हैं ट्रायल बैलेंस में। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएंगे मिस्टर वर्मा, ठीक है, इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, मिस्टर वर्मा, और इनका अमाउंट क्रेडिट साइड में है। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए ये अमाउंट हमने नोट कर लिया। कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, डेबिट में कैश है। अब देखिए कैश डेबिट है, हमें पता है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें करना क्या है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं करना है, जो अकाउंट एक बार आया, जैसे हमें पता है कि मिस्टर वर्मा सिर्फ एक ही बार आए हैं, तो सीधा इनका अमाउंट और इनका नाम ट्रायल बैलेंस में जाके नोट कर दिया बस। और इसी तरीके से जितने भी इसमें लेजर अकाउंट हैं उन सभी के नाम जो है वो ट्रायल बैलेंस में लिखना है, और उनका अमाउंट अगर डेबिट है तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखना है। लेकिन अगर कोई भी लेज़र अकाउंट, कोई भी लेज़र अगर 2 बार आया है तो उसको जोड़ करके लिखना है। जैसे कंप्यूटर हमने एक बार 18,000 का खरीदा, अगर मान लेते हैं दूसरी बार हमने कंप्यूटर फिर से कहीं 10,000 का खरीदा होता, तो डेबिट में कंप्यूटर, और दूसरी बार भी अगर वो डेबिट ही होता तो यहाँ पर 18 और 10 28, यानी कंप्यूटर के सामने टोटल जोड़ने के बाद 28,000 रुपये हम लिखते। बात समझ में आई, ठीक है। तो मिस्टर वर्मा हमें पता है कि एक ही बार आए हैं तो हमने सीधा लिख दिया, आगे के क्वेश्चन हम नहीं देखे। लेकिन हमें पता है कि जो कैश है ये कई बार आया है। अभी यहाँ पर देखिए डेबिट में कैश है, फिर यहाँ पर क्रेडिट में है, फिर यहाँ पर क्रेडिट में है, मतलब कैश जो हमारा है ये कई बार डेबिट भी हुआ है और कई बार क्रेडिट भी हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए कैश बुक और बैंक बुक, बैंक भी इसी तरीके से है। बैंक में भी क्या है, बैंक भी कई बार क्रेडिट में है, कई बार डेबिट में है। तो कैश और बैंक ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार आती हैं, ठीक है, यानी इनके हर महीने में या हर बार कई अमाउंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कैश और बैंक को अलग नोट कर लेते हैं, और बाद में जोड़ने के बाद फाइनल अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे। तो कैश डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है, और इसी तरीके से यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं बैंक का, ठीक है। तो ये हो गया बैंक का, और एक साइड में हमारा डेबिट और दूसरी साइड में क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम अमाउंट नोट करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट, कैश और बैंक का। बाकी जितने अमाउंट है वो सारे के सारे यहीं पर हम रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी पहला क्वेश्चन मिस्टर वर्मा नोट कर लिया था। कैश डेबिट में 3 लाख है, तो फटाफट यहाँ पर कैश डेबिट कितना है, 3 लाख रुपये। तो ये 3 लाख रुपये डेबिट में कैश आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर डेबिट में क्या है, देखिए कंप्यूटर 18,000, हमें पता है कि कंप्यूटर दोबारा इस क्वेश्चन में यानी इस मंथ में नहीं आया, तो यहाँ पर सीधा कंप्यूटर डेबिट है, और ट्रायल बैलेंस में इसको नोट कर देंगे। कहाँ, फिक्स्ड असेट्स में। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो अंडर किसके गया था, फिक्स्ड असेट्स के। अमाउंट कितना है, 18,000, वो भी डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये नोट कर दिया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, डेबिट में कंप्यूटर, क्रेडिट में कैश 18,000 है, तो यहाँ पर कैश क्रेडिट 18,000। तो बिना किसी गलती के आराम से यहाँ पर आपको काम करना है। 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने ना पाए, कहीं पर भी जीरो की मिस्टेक ना होने पाए। 18,000 की जगह पता चला 1800 रुपये लिख दो या 18 लाख कर दो, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। या फिर अमाउंट डेबिट में है, आप उठा के क्रेडिट में लिख दो, ये भी गलती हो सकती है।
तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर, जिसमें 3500 और 4000 रुपये है, तो इसको भी नोट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये फिक्स्ड असेट में जाएगा। ये क्या है, ऑफिस टेबल था आई थिंक पहले, तो ये टेबल हो जाएगा। और कितना था, चलिए दोनों नाम नोट कर लेते हैं फिर अमाउंट देख लेंगे। तो ये ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर, तो ये 2 चीज़ें आ गई। और अमाउंट कितना है, तो ऑफिस टेबल का है 3500 रुपये और ये है 4000। और कैश देखिए क्रेडिट है, कैश क्या है हमारा, क्रेडिट है, तो यहाँ पर इसको भी नोट करना है। तो ऑफिस टेबल 3500 रुपये है, नोट कर लेते हैं। ऑफिस टेबल ये हो गया आपका 3500 रुपये और ये हमारा है 4000 रुपये। ठीक है, नोट कर लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड, ये ठीक है। और क्रेडिट में कैश यहाँ पर आ जाएगा 7500 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कैश जो है वो 50,000 रुपये क्रेडिट है और बैंक जो है वो डेबिट है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि बैंक में पैसा जमा किया गया था तो 50,000 से क्रेडिट हो गया। और डेबिट में बैंक हमारी हो जाएगी 50,000, तो ये डेबिट में बैंक हो गई। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना है, 2000। और हमें पता है कि इसी महीने स्टेशनरी एक बार और आया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेशनरी एक्सपेंसेस है 4500 रुपये। तो इन दोनों को हम जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखिए डेबिट है और यहाँ पर भी डेबिट है, इसलिए दोनों सेम अकाउंट है, जोड़ करके लिखेंगे। हाँ, अगर इसका नाम कुछ और होता, ठीक है, तो फिर इन दोनों को जोड़ते नहीं, अलग अलग लिखते। अभी दोनों के नाम क्या हैं, सेम है, तो और डेबिट में ही है अमाउंट। तो यहाँ पर 4500 और 2000 कितना हो गया, 6500 रुपये। तो यहाँ पर हम फटाफट जोड़ करके लिखते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेज ये जाएगा किस में, इनडायरेक्ट में। इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टेशनरी एक्सपेंसेज कितना है, 4500 और टोटल हो गया 6500 रुपये, वो भी डेबिट साइड का, तो ये डेबिट साइड का हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। और फिर उसके बाद इसमें क्या बचा था हमारा, कैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट में कैश कितना है, 2000। और जो वो दूसरी एंट्री है इसको भी हम बाद में देख लेंगे। स्टेशनरी को नोट कर लिया, सुकून ऑफसेट को बाद में देख लेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ का आप। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कैश जो है वो 2000 रुपये क्रेडिट है, तो यहाँ पर कैश क्रेडिट 2000 रुपये, ये भी यहाँ पर नोट हो गया। वापस आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मोबाइल फ़ोन 5000 रुपये, ये क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पर ये सीधा ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। और ये किस में आएगा, मोबाइल फ़ोन अंडर फिक्स्ड असेस्ट के गया था, तो मोबाइल फ़ोन ये फिक्स्ड असेस्ट में आएगा। कितना आएगा, 5000 रुपये, ये हो गया डेबिट। ठीक है। और बाकी यहाँ पर बचे राज टेलीकॉम। तो हमें पता है कि राज टेलीकॉम जो है ये भी 2 बार आए हैं। एक बार राज टेलीकॉम यहाँ पर देखिए 5000 रुपये से क्रेडिट हुआ है और दूसरी बार यहाँ पर राज टेलीकॉम 5000 से डेबिट हुआ है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो क्रेडिट था, ये डेबिट है। यहाँ पर राज टेलीकॉम 5000 से क्या है, डेबिट, और यहाँ पर सेम अकाउंट क्या है, उतने ही अमाउंट से क्या है, यहाँ पर क्रेडिट है, तो इससे ये माइनस हो जाएंगे आपस में। ठीक, और अगर सपोज दोनों ही जगह पर क्रेडिट होते तो फिर वो जुड़ जाते। जैसे यहाँ पर भी 5000 का उधार लिया था तो ये क्रेडिट में गए थे, और मान लेते हैं दूसरी बार पेमेंट चुकाने की बजाय 5000 या 10,000 का और उधार ले लेते, तो यहाँ पर भी क्या होते, राज टेलीकॉम क्रेडिट ही होते, तो दोनों को जोड़ के लिखते। ठीक, फिलहाल तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा पूरा कंप्लीट है। ठीक है, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में बैंक में 10,000 रुपये यहाँ पर क्या है, निकाला गया बैंक से, तो 10,000 रुपये क्रेडिट है बैंक। तो यहाँ पर आते हैं और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बैंक जो है वो 10,000 से क्रेडिट होगा, तो ये 10,000 रुपये क्रेडिट और निकाला है, तो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा 10,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से कोई भी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में तो गया नहीं, जाएगा। यहाँ पर जो कैश का अमाउंट है और बैंक का अमाउंट है, फाइनली जाना तो इसे ट्रायल बैलेंस में ही है, अभी हम अलग सिर्फ नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी अमाउंट है कोई छूटने ना पाए, चाहे उसे आप कैश में नोट करें या बैंक में या फिर ट्रायल बैलेंस में, तो ये यहाँ पर दोनों ही हमने नोट कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में राज टेलीकॉम तो वो माइनस हो गए थे, कैंसिल आउट। हमें सिर्फ यहाँ पर कैश लिखना है। क्रेडिट में कैश कितना है, 5,000 रुपये, तो यहाँ पर कैश क्रेडिट कितना, 5,000 रुपये, ये आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस 4500 रुपये जुड़ गया था। और सुकून ऑफसेट की अगर बात करें, ठीक है, तो सुकून ऑफसेट भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रेडिट में है 4500 से, यहाँ पर डेबिट में, क्योंकि इनको भी जो है पेमेंट कर दिया गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमें नोट नहीं करना है। फिर यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेस की बात करें तो ये 2800 रुपये है और ये पेमेंट किससे किया गया, बैंक से। तो डेबिट यहाँ पर अमाउंट कितना है, 2800 रुपये रेंट एक्सपेंसेस का। तो रेंट एक्सपेंसेस जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो ये हो गया रेंट एक्सपेंसेज। ठीक है, कितना है, 2800 रुपये है, और बैंक यहाँ पर हो जाएगी क्रेडिट 2800 रुपये से। कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेस वाला क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर कैश में 700 रुपये पेमेंट किया गया, ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो यहाँ पर
ऊपर बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बिल, जो भी लिखना चाहें आप। फिलहाल जो लेजर अकाउंट में लिखा है, यानी कि जो नाम आपका यहाँ लिखा है वही नाम जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना है, 700 रुपये डेबिट में ही है, और ये पेमेंट किससे किया गया है, कैश क्रेडिट हो जाएगा 700 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में सुकून ऑफसेट तो देखिए उसके साथ कैंसिल आउट हो गए थे, सिर्फ हमें बैंक का नोट करना है। बैंक क्रेडिट में है 4500 रुपये से, तो बैंक क्रेडिट कितना, 4500 रुपये, ये हो गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, डेबिट में क्या है, विड्रॉल्स। विड्रॉल्स हमें पता है कि ये कैपिटल अकाउंट है और ये डेबिट है, कितना, 4000 रुपये, तो इसको हम नोट करते हैं कैपिटल अकाउंट में विड्रॉल्स, ठीक है। कितना है, डेबिट 4500 रुपये आई थिंक है, नहीं 4000 है, क्या है देख लेते हैं एक बार, 4000 रुपये, और बैंक जो है वो क्रेडिट है, ठीक है, बैंक क्या है, क्रेडिट है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4000 रुपये होगा, ठीक है, ध्यान रखना 4000, और बैंक यहाँ पर क्रेडिट होगी 4000 रुपये से, बैंक क्रेडिट हो गई 4000 रुपये से, बस यहाँ पर बन गया ट्रायल बैलेंस। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है, बाकी ये जो हमारे क्वेश्चन है इनकी अब ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चन से हमने क्या बना लिया, ट्रायल बैलेंस, इन सभी क्वेश्चन से हमने ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बना लिया है। और अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैश बैंक को जोड़ करके इसमें लाना है। फाइनली जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो इसी ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं या बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें पता चल गया कि ये हमारी क्या है, कैश बुक। हमारे बिजनेस में इस महीने 2 बार बिजनेस में कैश आया है, देखिए 3 लाख और 10,000, और गया कितनी बार, इतनी बार। तो अगर आपसे पूछे बचा कितना, तो आप कैसे बताएंगे, तो जितना बिजनेस में पैसा आया है उसको अलग जोड़ लो, और जितना गया है उसको अलग जोड़ लो, और आने वाले से जाने वाले को माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि आपके पास कितना पैसा बचा। समझ पा रहे हैं ना बात, सिंपल सा लॉजिक है। इसी तरीके से बैंक में भी इतना पैसा हमने जमा किया और इतना निकाल लिया। पता करना हो कि कितना बैंक में बैलेंस है, तो आप ये क्रेडिट साइड को अलग जोड़ लो और डेबिट को अलग जोड़ लो, फिर डेबिट से क्रेडिट माइनस कर दो, जो बचेगा वो हमारा पैसा बचेगा, ठीक है। तो फटाफट हम कैलकुलेटर जो है वो ऑन करते हैं और ये आपको कैलकुलेट करके सारा कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले क्रेडिट साइड का जोड़ लेते हैं। क्रेडिट में सबसे पहले क्या है, देखिए कितना अमाउंट है, 18,000 रुपये, फिर उसके बाद कितना है 7500 रुपये, फिर कितना है 50,000 रुपये क्रेडिट है, फिर उसके बाद 2,000 रुपये हमारा हो गया, फिर उसके बाद 5,000 हो गया, और लास्ट में 700 रुपये। एंटर करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आया, देखिए 83,200 रुपये, 83,200 रुपये। और ये किस साइड का है, क्रेडिट का है, ध्यान रखना किस साइड का है, क्रेडिट साइड का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डेबिट में कितना है, तो डेबिट में 2 ही हैं, 3 लाख और ये 10,000, तो टोटल कितना हो गया, 3,10,000 माइनस 83,200, ठीक है। एंटर करेंगे तो टोटल फाइनल अमाउंट कितना आया हमारा, देखिए 2,26,800 रुपये, कितना आया, 2,26,800 रुपये। और ये किस साइड का आएगा, डेबिट का, क्यों, क्योंकि डेबिट का ही ज़्यादा है, तो अगर जिस साइड का ज़्यादा है उसी साइड का तो बचेगा, तो ये कैश हमारा डेबिट साइड का बचा, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर इसे हम नोट भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर करंट असेट्स में आएगा किस नाम से, कैश इन हैंड नाम से। अब ये कैश इन हैंड नाम से क्यों आएगा, कैश क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारा कैश है, ठीक है, एक सेकेंड, जो हमारा क्या है कैश, ये कैश जो है ये सेकेंडरी ग्रुप के अंडर गया है कैश इन हैंड के, तो हम यहाँ पर लेजर का नाम ना लिख करके सीधा कैश इन हैंड लिखेंगे, यानी उसका सेकेंडरी ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। और अगर बात करें जैसे कंप्यूटर की या ऑफिस टेबल की, तो ये सीधा सीधा प्राइमरी ग्रुप में गए थे, इसलिए इनका नाम लिखा गया। लेकिन जो कैश का लेजर है ये सीधा करंट असेट्स में ना जा करके कैश इन हैंड में यानी सेकेंडरी ग्रुप में गया था, और ये इसका प्राइमरी ग्रुप करंट असेट्स है, तो इसलिए यहाँ पर हम कैश ना लिख के कैश इन हैंड यानी उसका सेकेंडरी ग्रुप लिखेंगे। और इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट देखिए यहाँ पर है 2,26,800 रुपये, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। और यहाँ पर ये डेबिट में रहेगा क्योंकि हमारा डेबिट साइड का बैलेंस बचा था, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से हम बैंक को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर बैंक में क्रेडिट साइड में कितना है हमारा, देखिए अमाउंट 10,000 रुपये, फिर प्लस 2,800 रुपये, प्लस 4,500 रुपये, प्लस 4,000 रुपये, ठीक है। एंटर करेंगे तो टोटल यहाँ पर 21,300 रुपये, तो इसे माइनस करेंगे 50,000 से, तो यहाँ पर हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो कितना बचा, 28,700 रुपये। और ये किस साइड का है, डेबिट साइड का, जाहिर सी बात है डेबिट का ही बचेगा। तो यहाँ पर इसको भी हम नोट कर देते हैं और इसका यहाँ पर नाम रखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर इसको किस नाम से लिखेंगे, बैंक अकाउंट नाम से। और कितना है 28,700 रुपये, ठीक है।
बस हो गया। तो यहाँ पर ये कहानी हमारी देखिए कंप्लीट हुई, मतलब हमारा कैश बुक और ये बैंक बुक का काम खत्म, क्योंकि इसका फाइनल अमाउंट यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस में नोट कर दिया है। तो अब हम चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो लगभग रेडी है, लेकिन अभी भी इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स जो है ये प्राइमरी ग्रुप के सामने हम चाहें तो इन सभी को जोड़ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर 18,000 का, ऑफिस टेबल 3500 रुपये की, ऑफिस चेयर 4,000 और मोबाइल फ़ोन 5,000, मतलब ये सब सारे अमाउंट क्या हैं, फिक्स्ड असेट्स के। तो इन चारों को जोड़ करके एक साथ अगर यहाँ पर हम लिख देंगे तो इससे हमें एक ही नज़र में पता चल जाएगा कि अच्छा फिक्स्ड असेट्स जो है उसका टोटल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर बेसिकली जोड़ के लिखना होता है। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में भी हम जोड़ करके लिख सकते हैं। अब चूँकि इसमें सिंगल एक ही एक अकाउंट है वो अलग बात है, लेकिन रूल यही है कि हम यहाँ पर ग्रुप के हिसाब से भी एक बार फिर से टोटल लिख लेते हैं इस तरीके से, 3 लाख और यहाँ पर ये 4,000 रुपये। यहाँ पर समझ लीजिए बारीकी से। तो ये फिक्स्ड असेट्स आप जोड़ करके लिख पाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, यहाँ पर आप जोड़ लेंगे। इसी तरीके से करंट असेट्स में 2 चीज़ें हैं, तो इन दोनों को भी जोड़ करके इसी के सामने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में हम नोट कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी इसी तरीके से यहाँ पर जोड़ करके नोट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट में इसकी एक झलक दिखा देते हैं कि ये क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये चारों लेजर हैं और ये फिक्स्ड असेट्स और इसका ये टोटल लिखा हुआ है, देखिए अमाउंट, ठीक है। करंट असेट्स इसका टोटल लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हम अभी कर लेंगे। कुल मिला के हमारा यहाँ पर समझना, कुल मिला के हमें समझना यहाँ पर क्या था कि ग्रुप वाइज हम कैसे टोटल करते हैं। तो यहाँ पर ये सभी देखिए लेजर अकाउंट है और उनका टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है। करंट असेट्स 2 और दोनों का टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है, और अमाउंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 2,26,800 कैश है, 28,700 बैंक है। दोनों चीज़ें हमारी सही हैं यहाँ पर, पूरी कैलकुलेशन प्रॉपर, ठीक है, जो हमने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया है। इसमें अब एक काम यही करना बचा है कि इन सभी डेबिट अमाउंट को एक साइड में जोड़ना है और क्रेडिट को एक साइड में, और यहाँ पर हमारा फाइनल अमाउंट जो है वो दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। बराबर क्यों आएगा, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। आपको पता है कि डबल एंट्री मोड में क्या होता है। डबल एंट्री मोड का मतलब जिसमें डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है। तो आपने देखा है कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं 13 क्वेश्चन, उन 13 क्वेश्चन में जो हर एक क्वेश्चन में अमाउंट था, ठीक है, वो जितना डेबिट में था, चाहे डेबिट में 20,000 हो 18,000 हो, उतना ही सेम अमाउंट क्रेडिट में भी था। अकाउंट अलग थे, यहाँ पर जैसे कंप्यूटर है, यहाँ पर कैश है, वो अलग बात है। कुल मिलाकर के डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस क्या था, सेम। और यहाँ पर जब ट्रायल बैलेंस में उसे नोट किया गया या कैश बुक में या बैंक बुक में नोट किया गया, तो डेबिट का बैलेंस डेबिट में और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में नोट किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट दोनों साइड का बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। हालांकि कई कैलकुलेशन हुई, कुछ बैलेंस को माइनस किया गया और जोड़ा भी गया, कुछ काफ़ी सारा कुछ किया गया, लेकिन जो भी किया गया कुल मिलाकर के बैलेंस हमारा स्टार्टिंग से ही बराबर था। तो लास्ट तक सभी रिपोर्ट में जोड़ने पर जो है वो बराबर आना चाहिए, आए कितना भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर इस ट्रायल बैलेंस की बात करें तो इसमें क्रेडिट साइड का अमाउंट सिर्फ एक ही है, 3 लाख। तो अगर हम डेबिट साइड का जोड़ें तो ये भी 3 लाख रुपए आना चाहिए, तभी यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो सही माना जाएगा, ठीक है, सही माना जाएगा। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं सही हो, क्यों? क्योंकि जैसे कंप्यूटर 18,000 का खरीदा और ऑफिस टेबल 3500 रुपये की खरीदी। मान लेते हैं लिखते समय भूल गए, कंप्यूटर के सामने लिख दिया 3500 रुपये और यहाँ पर ऑफिस टेबल के सामने लिख दिया 18,000 रुपये। तो क्या ये गलत होगा? नहीं, यहाँ पर टोटल जो है वो तब भी वही आएगा जो आने वाला है। फिर भी यहाँ पर ये जो कंप्यूटर ऑफिस टेबल का अमाउंट है वो गलत ही है, ठीक है। तो इस तरह की गलती जो है वो टैली नहीं पकड़ता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम जोड़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, 4,000 रुपये प्लस यहाँ पर 18,000 रुपये हो गया, फिर 3500 रुपये हो गया, फिर 4,000 रुपये हो गया, फिर 5,000 रुपये हो गया, फिर उसके बाद कितना है 2,26,800 और 28,700, ठीक है। फिर 65,000, 28,000 और 7,000 एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाख रुपए आ रहा है। इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो हम कह सकते हैं कि सही है। और इसी से अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सा है, यहाँ पर फटाफट समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ विशेष नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर एक साइड में हमारे क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस, और दूसरी साइड में हमारी क्या आ जाएगी, इनकम, और कुछ नहीं, ठीक है। एक्सपेंसेज में हमें पता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में 3 ही प्रकार के खर्चे हैं, तो यहाँ पर हमने सीधा तीनों प्रकार के खर्चे नोट कर लिए। एक हमारा स्टेशनरी एक्सपेंसेज, अमाउंट कितना है 6,500 रुपये, और रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना है 2,800 रुपये, और तीसरा यहाँ पर हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारा कितना है 700 रुपये। और इनकम जो है वो है ही नहीं इसमें, तो इनकम यहाँ पर हम लिख देंगे
जीरो, इनकम क्या है हमारी जीरो, और अब इसे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा टोटल 10,000 रुपये। कितना आएगा? 10,000। अब चूंकि एक्सपेंसेस 10,000 है लेकिन इनकम जीरो है, तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा? लॉस। सीधी सी बात है कि भाई लॉस ही होगा। तो यहाँ पर लॉस होगा तो कैसे, कितना लॉस हुआ? तो यहाँ पर जितना खर्चा है हम एक्सपेंसेस से इनकम को माइनस करेंगे। तो आप माइनस कीजिए, 10,000 माइनस जीरो कितना बचा? तो यहाँ पर 10,000 माइनस जीरो करेंगे तो हमारा 10,000 बचेगा, यानी लॉस कितना हुआ? 10,000 का हुआ। ठीक है, अगर यहीं पर एक्सपेंसेज कम होता, इनकम ज़्यादा होती, तो फिर हम इनकम से एक्सपेंसेज माइनस करते। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? फिर हम क्या करते? इनकम से एक्सपेंसेज माइनस करते और हमारा क्या होता? प्रॉफिट। अभी तो फिलहाल हमारा क्या हो रहा है? लॉस। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस कितना? 10,000 रुपये, और वो इनकम साइड में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमें बैलेंस जो है वो बराबर रखना, तभी तो होगा। तो इधर का 10,000 आया, लॉस को भी हमने इधर लिख दिया, तो ये 10,000 रुपये हो गया, और ये बन गया हमारा फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें एक साइड में एक्सपेंसेज और एक साइड में इनकम रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए, लॉस को इनकम में क्यों लिखते हैं? तो इसके पीछे वही रीज़न है कि हमें बैलेंस जो है वो बराबर करना है। तो जो लॉस हुआ है इधर लिख देंगे तो वो बैलेंस बराबर हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ होता तब हम एक्सपेंसेस साइड में लिखते इस तरीके से, नेट प्रॉफिट कितना? अभी तो फिलहाल जीरो है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखना आप इस बात का। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया फटाफट क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारा क्या हो रहा है? लॉस। कितने का? 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। ध्यान रखना, ये अभी काम आएगा किसमें? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब फटाफट बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में एक साइड में हमारी आती है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हमने यहाँ पर रखी, और एक साइड में हमारा क्या आ जाएगा? असेट्स। और देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में अमाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट में नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में एक साइड में हमारा क्या था? अकाउंट नेम, दूसरा क्या था? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। लेकिन एक्सपेंसेस और इनकम में यहाँ पर जो है डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस इस टाइप सा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सीधा अमाउंट होता है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट थे उनका अमाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ये रूल होता है कि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट ही होते हैं, जो कि एक साइड में रखे जाते हैं, और इनकम हमेशा क्रेडिट ही होती है, तो वो एक साइड में रखी जाती है। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट की बात ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसके पीछे का लॉजिक। इसके अलावा बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में भी क्या होता है कि एक साइड में हमारे लायबिलिटी और दूसरी साइड में हमारे असेट्स होते हैं, और असेट्स हमेशा क्या आती हैं? डेबिट। फाइनल अमाउंट उनका क्या होता है? डेबिट ही होता है, और लायबिलिटी जो है वो हमेशा क्रेडिट में ही, मतलब उनका अमाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसीलिए वो एक साइड में और असेट्स हमारी एक साइड में हमेशा रहती हैं जनरली। ठीक है, नॉर्मली बात कर रहे हैं। बाकी एडजस्टमेंट जो होता है वो अलग टाइप का होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई रूल नहीं होता। एडजस्टमेंट क्या होता है हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट 1 यानी केस स्टडी 1 उठाएंगे तो उसमें एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो काफ़ी सारी हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पर एक साइड में लायबिलिटी और दूसरी साइड में क्या होगा? असेट्स। और बैलेंस शीट का जो बैलेंस होता है वो एक्चुअली में हमें सही मायने में प्रॉपर देना होता है। कैसे यहाँ पर देंगे? देखिए, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस सही उठाएंगे तो कैपिटल अकाउंट इस ट्रायल बैलेंस में हमारा लायबिलिटी के नाम पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही, और कुछ नहीं है। और उस कैपिटल अकाउंट में भी क्या है? 3 लाख रुपये क्या है यहाँ पर क्रेडिट है, और 4 लाख रुपये क्या है? डेबिट है। अब आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जब बिजनेस में पूंजी लगाई जाती है तो वो मिस्टर वर्मा के नाम पर क्रेडिट में रखी जाती है, और ज़रूरत पड़ने पर जो वो विड्रॉल करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो किस साइड में होता है? वो डेबिट में होता है। वो किस साइड में होता है? डेबिट में होता है। तो इसको हमने अलग अलग इसलिए रखवाया था ताकि आपको ये पता चले कि प्रॉपर कि हाँ भाई 3 लाख रुपये लगाए गए और 4,000 रुपये निकाले गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि एग्जैक्टली कैपिटल अकाउंट है कितना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि क्रेडिट को डेबिट से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस के ऑनर ने 3 लाख लगाए, 4,000 रुपये निकाल लिए। तो अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? पूंजी कितनी है? 3 लाख है? नहीं, क्योंकि 4,000 तो निकाल लिए गए ना। तो इसलिए यहाँ पर पूंजी सही मायने में कितनी है? 2,96,000 रुपये। ठीक है, तो यही हमें लायबिलिटी में डालना है। बैलेंस शीट में हमें क्या रखना है? यही अमाउंट रखना है, क्योंकि हमें सही अमाउंट इसमें रखना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कैपिटल अकाउंट ऐसे करके, और यहाँ पर मिस्टर वर्मा का अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपए हो गया। और यहाँ पर विड्रॉल्स लिखें, ड्राइंग्स लिखें, इसका अमाउंट कितना है? 4,000 रुपये, और ये हम कर लेंगे माइनस। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा? 2,96,000 रुपये। और अगर सपोज करंट लायबिलिटी होता तो वो भी यहाँ पर करंट लायबिलिटी, लोन्स लायबिलिटी या जितना भी अमाउंट लायबिलिटी का होता वो सब इसी लायबिलिटी साइड में नोट कर लेते। फिलहाल तो है नहीं, तो बस इतना ही हमारा आएगा इसके हिसाब से। अब बात करें असेट की, तो असेट में फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट जो है वो फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स
असेट्स में, ठीक है, कितने हैं, 4 आइटम है, कंप्यूटर, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर एंड मोबाइल फ़ोन, 1 2 3 4, इनका अमाउंट लिख लेते हैं, आप समझ लेना बाकी, ठीक है, समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 18,000 रुपये यहाँ पर आ गया, और ये आ गया 3500 रुपये, फिक्स्ड असेट है ये, और ये आ गया हमारा 4,000 रुपये, और ये आ गया हमारा 5,000 रुपये, ठीक है। और इसी तरीके से करंट असेट्स में एक है हमारा कैश और दूसरा हमारा क्या है, बैंक। तो कैश का अमाउंट कितना है, ये भी असेट्स ही तो है, तो ये भी असेट्स में आ जाएगा 2,26,800 रुपये, और यहाँ पर 28,700 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस जो है ये हमें बैलेंस शीट में नहीं लाना है। इनकम और एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, क्योंकि इसका प्रॉफिट एंड लॉस तो बन ही चुका है। तो फाइनली हमारा जो लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ है वो अब बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में जो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, वो लायबिलिटी में जोड़ा जाता है। तो हमारा प्रॉफिट क्या है, देखिए प्रॉफिट हमारा क्या है, प्रॉफिट हमारा है 0, और हमारा लॉस जो है वो क्या है, नेट लॉस क्या था, लॉस हमारा था 10,000 रुपये। तो ये इस साइड में आता है, ठीक है, ध्यान देना। तो प्रॉफिट लायबिलिटी के साथ में जुड़ता है, और जो हमारा लॉस होता है वो असेट के साथ में जुड़ता है, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, वो क्या, सपोज अगर हमारा प्रॉफिट हुआ होता बिजनेस में, तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस का दायित्व बन जाएगा, बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। जिस तरीके से कैपिटल अकाउंट बिजनेस की लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस के ऑनर का होता है, बिजनेस का नहीं, तो ये कैपिटल अकाउंट बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है। इसी तरीके से जो प्रॉफिट है, यानी जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है, वो सही मायनों में किसका है, बिजनेस के ऑनर का है, लेकिन है किसके पास, अभी बिजनेस के पास ही। तो इसलिए जो प्रॉफिट है ये भी लायबिलिटी ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉफिट लायबिलिटी में जोड़ा जाता है, और अगर लॉस हुआ तो वो असेट के साथ में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो वो किसके साथ जोड़ा जाएगा, असेट के साथ। चलिए, तो अब यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं। हालांकि इस तरीके से प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं लिखा जाता, बल्कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सीधा लिखा जाता है इस तरीके से, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस हुआ है तो एक ही साइड में लिखा जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब इसको जोड़ लो आप, दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए फाइनली इस साइड में तो 2,96,000 आई है, तो ये तो एक साथ 2,96,000 आ ही जाएगा। अब ये हमें जोड़ना है, 2,96,000 आना चाहिए। तो ये हो गया 18,000 रुपये, और ये हमारा हो गया 3,500 रुपये, ये हो गया 4,000, ये हो गया 5,000, ठीक है, और 2,26,800 और प्लस 87,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है क्या जोड़ने में, फिर से जोड़ते हैं। ये अमाउंट हमारा है 18,000 रुपये, फिर 3,500 रुपये हो गया, 4,000 रुपये हो गया, और ये हमारा कितना था, 5,000 ही है, और 2,26,800, ठीक है, और ये 28,700 रुपये होगा, और फिर यहाँ पर हमारा 10,000 रुपये। सही है, पहले कुछ जोड़ने में गड़बड़ हुई होगी। तो फाइनली इसका भी अमाउंट कितना आ रहा है, 2,96,000 आ रहा है। इसका मतलब बैलेंस शीट जो है वो प्रॉपर हमारी सही है। तो यहाँ पर हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, कैश बुक, बैंक बुक, ये हमने समझ लिया कि क्या है और किस तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इस नोट्स में यहाँ पर आप प्रॉपर देख सकते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस रहा। ये ट्रायल बैलेंस जो है ये आपका क्या है, लेजर वाइज है। लेजर वाइज बनाना वैसे ही ईजी होता है, हमने तो सीधा ग्रुप वाइज समझ लिया, ठीक है। लेजर वाइज में क्या होता है, आप ग्रुप निकाल फेंकिए, सीधा लेजर अकाउंट यहाँ पर नोट कीजिए, उनका अमाउंट नोट कर दीजिए, बस हो गई कहानी, ठीक है। यही इतना ही है, ये आप कर पाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत है वीडियो रिपीट करके देखें, सब कुछ समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको बनाना आ गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये सही फॉर्मेट है, ठीक है। और हमने फिलहाल ध्यान दिया है कि कैलकुलेशन कैसे होती है, बाकी आप समझ ही लेंगे यहाँ से। इसके अलावा ये हमारी रही बैलेंस शीट, जिसमें एक साइड में असेट्स और एक साइड में लायबिलिटी। तो यहाँ पर लायबिलिटी देखिए कुछ इस तरीके से लिखी गई है। अब चूंकि ये टैली है तो यहाँ पर लोन्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को भी नोट कर दिया गया, जबकि इनका बैलेंस 0 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा क्या हुआ था, 10,000 का लॉस। तो अगर लॉस हुआ है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये लॉस हो गया और ये असेट साइड में लिखा जाएगा। इसके अलावा इसमें ओपनिंग बैलेंस करके भी लिखा होता है, हालांकि हमारा ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है ये हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल जो है वो बैलेंस शीट है। तो अब यहाँ पर फाइनली आप कह सकते हैं कि हमने जो है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मैन्युअली बना लिया है।
और समझ भी लिया है कि किस तरीके से ये बनाया जाता है और ये है क्या, ठीक है, सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टैली में एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम अगले वीडियो में टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना बताएंगे। फिर उसके बाद टैली में हमें कंपनी क्रिएट करनी होती है, तो कंपनी क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं, वो समझेंगे। उसके बाद हम इन सभी क्वेश्चन को, जो हमारे 13 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 है, सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे, कैसे करना होता है समझेंगे। और फिर उसके बाद इसके रिपोर्ट्स भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट टैली में चेक किया जाता है। और जब इतना हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि टैली सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरीके से एंट्री करते हैं, कॉपी पर कैसे करते हैं और टैली में कैसे करते हैं। इतना जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पर हम सीधा उठाएंगे प्रोजेक्ट केस स्टडी 1। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा देते हैं, ठीक है। बाकी हमने स्टार्टिंग में भी दिखाया था। ये हमारा है केस स्टडी 1, पूरा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने यहाँ पर 12 मंथ जो है वो रिकॉर्ड रखे हैं। ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस की एंट्री है इस तरीके से। तो एक बिजनेस में किस तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं वो यहाँ पर हम बात करेंगे केस स्टडी 1। और इसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट में यहाँ पर आपको प्रोविजन, एंट्री, डिप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट, अदर एडजस्टमेंट, सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।